हेलो एवरीवन। दिस इज़ पॉलुस मुंडा। मैं पॉलुस मुंडा हूँ, मैं बागडोरा चाय बागान से हूँ। सबसे पहले मैं टीम लैंस जेस टॉक को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये ब्यूटीफुल अपॉर्च्युनिटी के लिए, जो मुझे इस काबिल समझे और मेरे जो अंदर की जो आवाज़ें हैं, मेरी कहानी है, मेरी दर्द है, उनको श्रोताओं को सुनाने के लिए एक मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता था। अभी अभी भी हूँ। एक टी गार्डन एरिया से मैं बिलॉन्ग्स करता हूँ और टी गार्डन्स में बहुत सारे दुविधाएँ हैं, समस्याएँ हैं जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि अभी तक ख़त्म हो चुकी है। मेरी भी ज़िंदगी उसी दायरे से स्टार्ट होती है जब हमारे बीच हमारे मम्मी-पापा 7 बजे के पहले से वो लोग चले जाते थे बागान के अंदर काम करने के लिए। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब टिफ़िन के लिए मेरी मम्मी हमेशा जब भात बनाती थी, उसी भात में 2 आलू रख के छोड़ देती थी और मैं उसी 2 आलू को आलू दम बना के लेके जाता था, रोटी के साथ। और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मम्मी भूल-चूक से कभी बागान चली गई, पर आलू नहीं देखा तो मैं सोचता था कि कुछ नहीं, गुड टाइम्स आ गया, तो मैं चीनी को लेके, रोटी के साथ में उसी को लेके स्कूल में जाके टिफ़िन खाया करता था। पर मेरा एक बहुत ही अच्छा भाग्य रहा है कि मेरे जो दोस्त थे, इतने अच्छे थे कि हम लोग हर टिफ़िन्स को शेयर करके खाते थे। तो मुझे इस चीज़ के लिए कभी कमी नहीं होती थी। हमारे यहाँ पे कुछ भी उत्सव आते थे, उस चीज़ के लिए मिठाइयाँ हो या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वीट्स वगैरह, जैसे आजकल के बच्चे जो आइसक्रीम खाएँगे, बीच-बीच में बोलते रहे पॉकेट मनी, ये से चीज़ों की बहुत सारी इच्छा होती है। हमारे बीच में बहुत सारी इच्छा होती थी, पर हमें इतना तो पता था कि हमारे जो माँ-बाप थे, वो सब कुछ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। हम लोग 4 भाई थे और 2 दीदियाँ थी और उसमें से हम लोग 4 भाई थे, उसमें पढ़ाई इतना खर्चा चला जाता था कि हमारे दीदी जो थे, वो दीदी हमारे लिए पढ़ नहीं पाए। दीदी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि भाई लोग भी पढ़ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही दुःख लगता था कि हाँ, दीदी ने बहुत ही स्ट्रगल किया हमारे लिए। हम अच्छे कर पाएँ, इस चीज़ के लिए दीदी ने अपना पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ दिया, अपना करियर छोड़ दिया। और जब भी हम लोग स्कूल जाते थे और एग्ज़ाम्स के बाद में जो हमें छुट्टियाँ मिलती थी, तो हमें इस चीज़ के लिए कभी-कभी हो सकता था दशहरे के जो सीज़न्स आते थे, तो उस चीज़ के लिए हम लोग काम करने के लिए जाते थे बगानों में। पहले बगानों में इतने उपकरण नहीं थे कि कोई आजकल के जो फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स यूज़ करते हैं कीड़ों-मकोड़ों को मारने के लिए। तो हम लोग उस टाइम पहले हाथों से इस चीज़ को हटाने का काम किया करते थे, जिसको हम लोग अपना लोकल लैंग्वेज में छोकड़ा काम बोलते थे। झाड़ियों को काटना, नमक मिनीयर देना, नाली बनाना, और कभी-कभी मैं बीच-बीच में कहीं और भी ऐसे बड़े घर वालों के घर में माली का भी काम करता था। उनसे कुछ-कुछ पैसा आता था और उनसे हमारे जो भी रिक्वायरमेंट थे, जो आइसक्रीम हम पापा से माँगते थे, वो हम लोग खुद ऑफ़र करते थे और इतना भी पता कि ज़्यादा नहीं खाना है। कुछ खाना है और कल के लिए भी कुछ बचाना है। सो ऐसी चीज़ों को बहुत ही मतलब लग सोच के भी अभी-अभी दुःख लगता है कि हाँ, ये सब कठिन दिन थे। नए कपड़े का जैसे बात हुआ, अगर मैं नए कपड़ों की बात करूँ तो हमारे लिए जो घर में जो कपड़ा पहनना है, वो कभी हमारे लिए नहीं होते थे, वो ट्रांसलेट होके जाते थे। बड़े जो भाई है उसके कपड़े हमारे लिए, या और हमारे जो कपड़े थे वो नीचे वाले के लिए। ऐसे-ऐसे कपड़े थे, इच्छाएँ हमारे कंटिन्यू दबती रहती थी बीच-बीच में। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं दूसरे लोगों को देखता था कि वो लोग हॉर्लिक्स खा रहे हैं, हेन खा रहे हैं। मुझे देख के बहुत ये होता, ब्रांडी-वांडी चीज़ खा रहे हैं। और जब मैं रोटी के साथ में जब सब्जियाँ नहीं होती तो चीनी लेके जाता था, वो भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं पूछता हूँ, क्या खा रहे हो? क्या है ये चीज़? बहुत ही अजीब-सा दिख रहा है, चॉकलेटी गंध आ रहा है। वो लोग बोलते हैं हॉर्लिक्स। मैं पूछता हूँ, ये क्या है? देखता था कि वो एक दिन दिखाए मुझे कि ऐसा होता है हॉर्लिक्स। बहुत ही यादगार है वो मुझे दिन, जब मैंने उस चीज़ को देखा कि ये तो एक आटे की तरह दिखाई देती है और कुछ सूखा खा लिया था तो मुझे मीठा भी लगा था। तो मैंने एक हॉर्लिक्स बनाया। कैसे बनाया उसको? एक आटा और उसमें चीनी, बस उसको घोल के हमारे जो भात होते थे, भात का जो माड़ होता था, माड़ में आटा और चीनी मिला के उस चीज़ को कंटिन्यू घोल के मैं पीता था। एंड फील वेरी एनर्जेटिक। लगता वो हॉर्लिक्स शायद कितना अच्छा होता होगा, जब इसमें इतना ये है। मैं ऐसे कंटिन्यू बहुत दिनों तक पिया।
और वो लोग जब बोलते थे कि मैं तो हॉर्लिक्स पीता हूँ, तो मैं भी कहता था मैं भी तो हॉर्लिक्स पी के आता था। मैं भी रोज़ हॉर्लिक्स पीता हूँ, पर मुझे पता है कि मेरा देसी जो हॉर्लिक्स था, वो बहुत ही अनोखा था। ये हॉर्लिक्स की कहानी है मेरी। आस्ते-आस्ते मुझे स्पोर्ट्स के लिए मुझे काफ़ी प्रेरित करते थे मेरे भैया लोग। हम लोग 4 भाई हैं, उसमें से मेरे भैया लोग मुझे काफ़ी प्रेरित करते थे इस चीज़ के लिए। सो मैं स्पोर्ट्स के लिए हमारे जो नज़दीकी फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे खेलने के लिए जाता था। और एक बार मैंने देखा था सुशीला तिर्की, हमारे वहाँ पे मार्शल आर्ट करती थी। उनसे देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, क्योंकि वो जब भी देखता था काफ़ी एक्टिव होती थी, स्पेशली महिलाएँ थी वो, और एक्टिव वो एक एथलीट रह चुकी है। तो उनको देख के काफ़ी प्रोत्साहित हुआ मुझे। और सो मैंने भी सोचा कि कुछ किया जाए तो स्पोर्ट्स में, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी था बहुत काफ़ी अच्छा था, हम लोग थकते नहीं थे। तो हम लोग जब भी खेलते थे काफ़ी उनसे भी मिलता था कि हाँ, बहुत मेहनत करते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और स्कूल्स टाइम की जहाँ तक बात है, मैं जब भी किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हुए देखता था, तो अंदर ही अंदर मुझे एक गुस्सा भी आता था कि मैं क्यों ना हूँ। सो मैं भी सोचता था कि चलो उस चीज़ में मुझे भी एक लालची होता था, क्योंकि जब मैं 1 सेकंड स्टैंडर्ड में था, उस टाइम में जो फर्स्ट होते थे उनको मिलता था 12 कॉपीज़, सेकंड को मिलते थे 8, और जो थर्ड होता था उसको 4। मेरे घर में इस चीज़ की कमी थी, तो मुझे भी एक इच्छा हो गई, अपने अंदर ही अंदर में इस चीज़ की इच्छा हुई कि मैं भी कुछ करूँ तो मुझे भी वो कॉपी मिलेगा। सो मैंने पढ़ाई को भी उसमें कंटिन्यू करते रहा, और गेम को इस तरह से इम्प्रूव करने के लिए वहाँ नज़दीकी एक फुटबॉल ग्राउंड था, वहाँ पे खेलने के लिए भी जाता था। और मैं सोचता था कि मुझे कराटे करना है, क्योंकि मैं जो देखा था हमारे जो बीच में एथलीट आती थी, तो उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर होता था। और मैं जब वहाँ से 4 क्लास पास आउट होने के बाद में मैंने सेंट टेरेसा हाई स्कूल में दाखिला लिया। एक चीज़ के लिए, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, एक चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, वो था कराटे, क्योंकि मैं सुना था कि वहाँ पे मार्शल आर्ट होता है। तो मैं वहाँ पे गया, जब वहाँ पे गया, उस टाइम मैं देखा कि वहाँ उस चीज़ को बंद हो गया था। उसके ठीक बगल में एक गर्ल्स स्कूल है, सेंट मैरीज हाई सेकेंडरी स्कूल। सो वहाँ पे सिखाया जाता था। तो मैंने उनसे बात की सर से कि सर यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप स्टूडेंट दो तो मैं ज़रूर आऊँगा आपके स्कूल्स में। वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं थे, पहले थे, बहुत ऑब्जेक्शंस हुए, तो मैं अभी वहाँ पे छोड़ दिया हूँ। सो मैं फिर से रिक्वेस्ट किया, अपने जो क्लासमेट्स थे सभी से बात की कि चलो प्लीज़ एक बार ट्रायल के लिए चलो। सो सभी ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो। बहुत कोई ऐसे भी लड़के थे जो सिर्फ सीखने के लिए नहीं गए, क्योंकि वहाँ से लड़कियाँ भी आती थी। सो वो लोग भी सोचते चलो भाई उसी बहाने कुछ हो भी जाए। सो मैंने सबको कन्विंस भी किया कि चलो बहुत सारे आते भी हैं, चलो एक बार देख लीजिए, अच्छा लगे तो करो, नहीं करे तो ओके, इट्स ओके, गॉड नोज़ जो भी होगा। सो मैंने सारे स्टूडेंट्स को एक बार में, मोर देन 100 स्टूडेंट्स को एक ही बार में, क्योंकि हमारे जो 5-6 क्लास होता है उसमें से एक से ए बी सेक्शंस होते थे, 5A 5B, पर हमारे जो सेक्शन थे वो 5 सेक्शन तक है, ई तक सेक्शन थे। तो मुझे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिल गए। सर भी देख के बहुत खुश हो गए कि वाह, जो मैंने आज तक नहीं कर पाया वो एक बार में बंदा करके आ गया। सो वहाँ से उन्होंने जब ट्रायल क्लास से सभी इंटरेस्टेड हुए और मार्शल आर्ट क्लास स्टार्ट हो गए। सो मेरा पहला जो मार्शल आर्ट का क्लास था, कराटे क्लास था, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर देखते-देखते देखें कि लड़कियाँ भी बहुत अच्छे करते थे, व्हाई ओनली गर्ल्स? मैं सोचता था कि उनकी तरह, अरे वो गर्ल्स होके इतना कर रहा था, हम लोग बॉयज़ हैं, हम पीछे क्यों हटे? तो मैं जो मेहनत था वो कंटिन्यू करते गया। हमारे जो प्रमोशंस बेल्ट एग्ज़ाम होते थे, काफ़ी टफ़ किया जाता था। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का पूरा फिज़िकली वर्कआउट, पूरा रनिंग होते थे, प्री कमांडो ट्रेनिंग्स, टेक्निकल कातास, बहुत सारे जो भी है, उसको काफ़ी मुझे लगता था कि मैं कौन-सा जन्म का, मैं ये सोचता था कि एग्ज़ाम के टाइम में कि कौन-सा जन्म का मुझे सज़ा मिल रहा है, जो मैं यहाँ भुगत रहा हूँ, ड्यूरिंग द प्रैक्टिस और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। सो दैट इज़ द वन पार्ट्स ऑफ लाइफ। मैं बहुत उस टाइम में पेन सहा हूँ उस टाइम में। और जब हमारे फाइटिंग होते थे, जब भी, क्योंकि एग्ज़ाम प्रमोशंस के टाइम में हमें फाइटिंग करना होता था, मैं अनलकी फील करता था, क्योंकि जब भी फाइटिंग होता था वो मेरे से शायद 2 गुना ज़्यादा बड़े एज वाले और बड़े मुस्टंडे लोगों से मेरे फाइट होती थी। और मैं बहुत बैड फील करता था कि मैं हमेशा मार खाता था उस टाइम में। जब छोटा था बहुत मार खाया, बहुत मार खाया। और आस्ते-आस्ते मैंने देखा कि मुझे वहाँ पे चैंपियनशिप का नहीं हो पा रहा है, तो मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली बनाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। इन 2011 मैंने फर्स्ट मैच कहलगाँव में
बिहार कहलगाँव बिहार में मैंने एक नेशनल चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। उसमें से सर ने मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा कि आप इस लायक हो, आप ज़रूर ये करो। तो उसके 3 महीना पहले से मैंने बहुत मेहनत करने लगे। चाय बगाने में ऐसा है कि गाय, बैल ये जो पशु हैं, वो हमारा नॉर्मली होता ही है। सो मेरे पास टाइम नहीं होता था उस टाइम में। सो मैं क्या करता था, गाय और बैल, बकरियाँ जो होती थी उसको चराने के लिए बगानों के यहाँ पे करता था और प्रैक्टिस साइड में करता था। क्योंकि मुझे पता है कि टाइम जो है वो तो गाय, बैल जो है अपना चर रहे हैं, वो अपना खाना खा रहा है, मैं अपना प्रैक्टिस क्यों ना करूँ? सो मैं अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाता था और पढ़ाई का भी वही था। एग्ज़ाम के टाइम में मेरा 10 और 12 में थोड़ा मेरा फैमिली इश्यू था कि मैं अपना घर में जो भी छोटे टाइम में एग्ज़ाम्स कभी अपने घर में बैठ के नहीं लिख पढ़ता नहीं नहीं पढ़ पाया मैं। मैं हमेशा बाहर ही किसी फ्रेंड्स के घर में पढ़ के आता था और रिज़ल्ट मेरा अच्छा था और जिसके घर में जाता था वो भी खुशी होते थे कि ये लड़का अच्छा है, मेरा घर में भी आओ, मेरे बेटे पे से पढ़ो, तो शायद उसको भी थोड़ा-सा गुण अच्छा लग जाए। तो वो लोग भी काफ़ी प्रमोट करते थे। 10 का एग्ज़ाम में पेड़ घर के बगानों में जो बगानों के अंदर में जो पेड़ होते थे, उसके पेड़ के ऊपर मैं बैठ के मैं पढ़ा हूँ, इतना भी मुझे याद है। ये कंडीशन होने के बाद में मैंने पूरा प्रिपरेशन करने के बाद में जब मैंने कहलगाँव में पहला इंटर किया, तो फर्स्ट पोज़ीशन में गोल्ड ही आया। अंदर ही अंदर मुझे लगा कि येस, कुछ तो किया है। उसके बाद मैंने उसी टाइम अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले सालों में इन 2012 आने वाले सालों में और एक इवेंट होने वाला है इन किशनगंज, वो भी एक नेशनल लेवल का है। सो मैंने अपनी तैयारी और ज़ोर-तोर से करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में वहाँ पर भी जब फर्स्ट मैच हुआ, वो मैच अभी तक मैं याद है कि वो मेरा लाइफ़ का सबसे पहला नॉकआउट था, बहुत कम समय में। विदिन 10 सेकंड मैंने उसको टर्निंग किक करके उसको जब किक करके उसको मैंने अनकॉन्शियस में कर दिया, तो काफ़ी लोगों ने चर्चा किया कि दैट वाज़ ऑसम। ये जो था बहुत बेहतरीन था और शायद उनसे देख के वहाँ के पब्लिक भी बहुत खुश हुए। और नेक्स्ट राउंड जो हुआ था, वो वहाँ के गेस्ट थे, उसी के बेटे के साथ पड़ गया मेरा। और ये जो पहला किक उन्होंने देखा, उसके बाद उसके अंदर में एक भय होगा कि मेरा बेटे को भेजूँगा, इसके सामने पता नहीं क्या हो जाएगा। सो उनका बेटा भी उनको मेरे सामने बाद में उन्होंने क्या किया कि सरेंडर कर दिया कि आई सरेंडर, मैं नहीं खेलूँगा दूसरा मैच। सो फाइनल होने के बाद में मैं वहाँ पर भी एक गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। इसी दौरान मैंने वहाँ करने के बाद में प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते रहा। कुछ दिनों बाद सुना कि इंटरनेशनल में आंध्र प्रदेश में होने वाला है। सो उसके लिए मैं कंटिन्यू करते रह गया। हालाँकि ये जो इंटरनेशनल इवेंट थे, वो अलग स्टाइल्स के थे, तो मैंने भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। कंटिन्यू करते-करते मेरे बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए बिकॉज़ उस टाइम में मैं 10 एग्ज़ाम देने के बाद में एक 11-12 के लिए मैं साइंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फाइनेंस प्रॉब्लम मेरी बढ़ने गई। सो मैं क्योंकि फुटबॉल 10 क्लास के अंडर में 2 बार सुब्रतो कप खेल चुका था, सो मुझे उससे कुछ फीडबैक मिला और मैं लोगों से जब घुलने-मिलने लगा तो उन लोग मुझे हायर करते थे, तो उनसे कुछ मेरा गेम खेलने के बाद में कुछ मिल जाता था, उससे मेरा पॉकेट खर्चा जो होता था निकल जाता था। कंटिन्यू होते गया एंड जैसा कंप्लीट होने के बाद में मैं मार्शल आर्ट क्लास एट द ब्राउन बेल्ट में हो गया था। तो वहाँ का सर जो थे सेंट मैरीज स्कूल्स का इंचार्ज मुझे दे दिया। तो मुझे एक एक्सपीरियंस करने का प्लेटफ़ॉर्म भी मिल गया। तो मैं वहाँ पे गर्ल्स को भी टीच करने लगा, फिर हमारे स्कूल के भी बॉयज़ भी आने लगे थे, उनको भी टीच करने लगा। हम लोग बहुत सारे थे। मैं उस टाइम ब्राउन बेल्ट में था, बहुत सारे थे, उसके बाद में आस्ते-आस्ते सारे लोग छोड़ दिए, सारे बॉयज़ छोड़ दिए। तब मुझे फीलिंग हुआ उस टाइम में कि 100 का जो अंक होता है, 100 का जो अंक होता है, उसमें एक ही 1 होता है एंड दैट वाज़ मी। सिर्फ़ उस टाइम मुझे फ़ील हुआ क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स थे, वो सारे क्लर्क सब छोड़ गए। मैं अकेला बचा। सो मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू करूँगा बिकॉज़ आई एम वेरी इंटरेस्ट इन दिस फ़ील्ड। तो कंटिन्यू करते जब आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल मैच हुआ, उस टाइम में जब वहाँ पे गए मैं जो इंटरनेशनल मैच था वो सेमी कॉन्टैक्ट टाइप का था। तो हमारे जो किक्स थे वो बहुत पावरफुल हो गए उनके, तो थोड़ा लगा उनको थोड़ा-सा वो कहते हैं ना फुटबॉल में थोड़ा धक्का मारने के बाद में कुछ ओवर एक्टिंग। सो इस कारण से मैं फाइनल राउंड में 4th पोज़ीशन में हुआ और उस कारण से मैं इंटरनेशनल में मैच होने के बाद मुझे काफ़ी धक्का लगा। मैं सोचा कि आज जो हुआ है, आई थिंक मैं ये दोबारा कभी नहीं देखूँगा। उस टाइम में रियली मैं बहुत बड़ा डिप्रेशन में चला गया था। क्योंकि एक इंटरनेशनल मैच के प्लेटफ़ॉर्म में आना एक ऐसा मेरे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था वो कि फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल मैच में गया हूँ और हालाँकि कोई दूसरा स्टाइल्स में था और पर मैं कोई एक्सक्यूज़ देना नहीं चाहता था, हारना या जीतना। जीतने को जीतना ही कहते हैं, हारना को हारना ही कहते हैं। जब मैं वहाँ से हार गया,
जब मैं वहाँ से कोई स्टैंडर्ड पोज़ीशन में नहीं आ पाए, मैं 4th पोज़ीशन में आ गया, क्योंकि मैं अगर अच्छा कर भी जाता तो मैं 3rd पोज़ीशन में आ जाता उस चीज़ में। और उससे नहीं होने के बाद मेरे सेकंड होने के चांसेस थे और उसके बाद में फर्स्ट होने के भी चांसेस थे। बट वहाँ से मुझे बहुत ही अंदर में खाए जा रहा था, पर मैंने उस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लिया। मैंने सोचा कि जो था शायद मेरी ही कुछ कमियाँ होंगी, हो सकता है कोई बेस्ट। मैं अपने आप को गुड मान सकता हूँ, बट कोई और जगह में कोई बेटर और बेस्ट छुपा हुआ है। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी होगी, मेरे अंदर कुछ खामियाँ होगी। सो मैंने उसके बाद में कंटिन्यू अपने आप को प्रैक्टिस करने लगा। ऐसा भी है कि हमारे जो प्री कमांडो ट्रेनिंग के दौरान बहुत जो रोलिंग, क्रोलिंग ऐसे होते थे, और मैं जब बगान में जब बैल, गाय, बकरी ये सब चराने के लिए जाता था, तो बगानों के अंदर में जो 2 चाय बगानों के बीच में जो गैप होती थी, वहाँ पर अपने आप को क्रोलिंग की प्रैक्टिस करता था। नाला होती, नाला के अंदर मैं प्रैक्टिस करता था कि बहुत कुछ देखने के बाद में बहुत सारे बातें करते थे कि हाँ, ये दिखावा कर रहा है, ये कर रहा है। तो मैं किसी चीज़ को शो ऑफ नहीं करना चाहता था, तो नालाएँ होते थे उसमें पूरा प्रैक्टिस अपना जो है प्रैक्टिस करता था। और मुझे अभी भी एक चीज़ याद है कि मैं इस चीज़ को इतना अंदर ही अंदर ले लिया कि मेरे 9th के 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे और रात के 12 बजे थे। वो बहुत ही शीतकाल का मौसम था, और मैं रात को जब बहुत ही स्ट्रेस फ़ील कर रहा था, रात को उस टाइम मैं एक लकड़ी का डंडा लेके गया और मैदान, क्योंकि हमारे घर के पड़ोस में ही थे, तो मैं जाके प्रैक्टिस के लिए निकल गया और मैं रनिंग करने लग गया, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है और मुझे पढ़ाई भी करनी है। और मुझे एक सीधा-सा उदाहरण मिला कि चलो स्ट्रेस को भगाया जाए। मैं जाके मैदान में दौड़ने लग गया, डंडे के साथ में। सोचा कि कुछ स्ट्रिक का जो स्टिक प्रैक्टिस होती है, उस चीज़ को करा जाए। जैसे मैं गया तो पता चला कि कुछ चोर लोग जो थे, वो मुझे देख के भागने लगे। उन्होंने ऐसा फ़ील किया कि शायद मैं कोई चौकीदार हूँ जो उन्होंने देख लिया है, और हमारे वहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट्स थे कि केबल लाइन के तार जो है चोरी होते रहते थे। तो मुझे जब देखे वो अपना जो फावड़ा वगैरह थे, वो सब छोड़ के भाग गए। देखने के बाद में मुझे लगा कि वो आई थिंक मैंने समझ गया कि ये तो कोई पक्का चौकीदार समझा होगा, और वो भाग गए ऐसे। तो प्रैक्टिस करता था, उसके बाद में वही स्टडी के में लग जाता था, और कंटिन्यू करते देखे बहुत मुसीबत का सामना हुआ, क्योंकि मुझे हर चीज़ मेंटेन करना होता था। क्लासेस भी मेंटेन करने हैं, प्रैक्टिस को भी मेंटेन करने होते थे, पढ़ाई को भी मेंटेन करने होते थे, हेल्थ को भी मेंटेन करना होता है, अपना जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है उसको भी मेंटेन करना होता था, क्योंकि मेरे साथ सारी चीज़ मौजूद नहीं थे। कंटिन्यू करते मैंने उसके बाद में कंटिन्यू खेलता गया। कोलकाता में फिर इवेंट आया, मैं बोला जो भी होना है गोल्ड लेके आना है। कोलकाता में भी फिर नेशनल लेवल से एक इवेंट हुआ कराटे का, उसमें नेशनल उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट हुआ हमारे बीच में कहलगाँव में अगेंस्ट हुआ इंटरनेशनल में, उसमें इंडो नेपाल्स के हुआ, उसमें फिलिस्पीन थाईलैंड से भी कुछ आए थे। हाँ, तो ईरानीज़ आए थे, तो वहाँ पर भी मेरा फर्स्ट पोज़ीशन था। देन उसके बाद में हमारे यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, इसलिए बाहर-बाहर से हमारे बीच में टीचर्स को मँगाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड हो गए, थाईलैंड हो गए, श्रीलंका हो गए, काफ़ी आए थे। तो उन्होंने भी एक इंटरनेशनल मैच रखा था, वर्ल्ड कप टाइप का इंटरनेशनल, तो उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस किया। कैंप आए उन्होंने और उन्हें सिलेक्शन पसंद किया। उन्होंने मेरा जो फाइट था, उनको बहुत अच्छा लगा। कहा कि हम लोग सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक बेस्ट हु विल रिप्रेजेंट आवर कंट्री, जो इंडिया के लिए खेले, वो उन लोगों को सर्च था। तो वो लोग खेलते गए, देखते गए हमारा फाइट क्या है नहीं है। तो उनको मेरा जो फाइटिंग स्किल था, जो नॉकआउट स्टाइल था, बहुत अच्छा लगा। तो दे चूज़ ओनली मी। उन्होंने सिर्फ़ मुझे चूज़ किया, और बाकी बात किसी में देखा कि नो, और कोई बंदा तो मुझे दिख नहीं रहा है कि वो जो इस लेवल में खेल पाए। सो उन्होंने मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दिया कि हाँ, सेलेक्ट होते के बाद में हम लोग जो 19 में जो मैच करने वाले हैं, उसके लिए आप रेडी प्रिपेयर करो। सो मैं सोचता गया उस चीज़ के लिए। ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम होता है, इसलिए मैं बहुत जगह में स्टार्ट कर दिया कि क्लासेस मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज़ देयर इज़ नो सोर्सेज़ कि मुझे कहीं इनकम मिले। तो मैंने बहुत जगह में क्लासेस स्टार्ट भी कर दिया, हमारे टी गार्डन्स में, स्कूल्स में, सेंट मैरीज स्कूल्स में। उसके बाद में मुझे ऑफ़िसर्स लोगों ने मुझे बुलाना स्टार्ट कर दिया कि आप हमारे आर्मीज़ को भी ट्रेन करें, बिकॉज़ वी लाइक योर ट्रेनिंग। सो मैं जब गया तो उनको बहुत अच्छा लगा। इंटरव्यू लेते साथ में उन्होंने कहा कि यस यू आर गुड, आप एक ट्रेन कीजिए। वहाँ करने के बाद में मैं कंटिन्यू करता गया, मेरी पब्लिसिटी बढ़ी। सो मुझे इन द सिलीगुड़ी हेल्थ वर्ल्ड क्लब में मुझे इनवाइट किया गया कि आप एज़ अ ट्रेनर प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को भी ट्रेन कीजिए।
तो मैं वहाँ पर भी गया और मेरी पढ़ाई के लिए भी मुझे सिलीगुड़ी के लिए आना पड़ता था सुबह। मैं हिंदी हाई स्कूल्स के लिए जब साइंस के लिए आया यहाँ पर, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मुझे 7 बजे क्लास 10 करना है, उसके लिए मुझे सिलीगुड़ी बावडरा से सिलीगुड़ी 6 बजे निकलना होता था और देयर इज़ द मिनिमम चांसेस टू गेट द बसेस। बावडरा से लेकर हमारे जो टी गार्डन थे वहाँ से लेकर बावडरा आने के लिए मुझे पैदल 1 किलोमीटर आना पड़ता था, वहाँ से बस मिली तो ठीक है, अदरवाइज़ लेट। 11 बजे तक के अंदर में हमारी स्कूल्स खत्म होती थी क्योंकि ये मॉर्निंग स्कूल्स थी। वहाँ से उसके बाद में क्योंकि मुझे पता था ट्यूशन्स के बहुत झमेले थे, वहाँ से लेके मैं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक एक ट्यूशन केमिस्ट्री, उसके बाद में फिज़िक्स के, उसके बाद रात को 9 बजे तक के अंदर में मैं मैथ्स का ट्यूशन करता था। इस दौरान मुझे ट्रैवलिंग की बहुत दिक्कत होती थी। रात को 9 बजे बारिश भी होती थी, झूल के जाना पड़ता था बिकॉज़ रात का जो समय था उस टाइम में काफ़ी गैदरिंग, भीड़, ट्रैफ़िक होते थे बस में। लास्ट बसेस होती थी। मिस हो गया तो मुझे पता था कि दौड़ के घर जाना पड़ेगा। आई होप सो कि गॉड ने मुझे ऐसा दिन देखने नहीं मिला, पर झूल के भी घर आ ही जाते थे। मम्मी बहुत चिंता करती थी। वहाँ जाने के बाद में जब मैं घर पहुँचता था, तो रात के शायद 10 बज जाते थे। मम्मी बहुत बेचैन होती थी कि बेटा अभी सुबह का निकला जो 5-6 बजे निकला हुआ है, वो रात के 10 साढ़े 10 बजे भी आ जाते हैं। और एनवायरमेंटली कभी-कभी वर्षा का रीज़न जो होता था, उस टाइम में और भी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता था। क्योंकि रेनी सीज़न्स होते थे, मम्मी और सोचेगी कि बेटा क्या होगा? खाया-पिया नहीं है, मैं घर से खा के नहीं निकलता था। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी मतलब कहने के लिए बात है कि मम्मी बहुत बेचैन होती थी कि घर में खा के नहीं गया लड़का, वो पूरा दिन क्या कर रहा होगा? कैसे रहा होगा? मम्मी सोती तो थी पर जागी रहती थी और ये सोचती थी कि पता नहीं बेटा क्या कर रहा है और आके बोलेगा कुछ खा के तो लेके जाता है। मम्मी मम्मी होती है, जो सबको अपने बच्चे की परवाह तो करते हैं, पर मुझे पता था कि लाइफ में कुछ अचीव करना है। लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कुछ पाना भी तो पड़ेगा। सूरज के जैसे चमकने से नहीं होता है, सूरज के जैसे जलना भी पड़ता है। ये चीज़ मैं जान गया था। इस चीज़ के लिए मैं कंटिन्यू उस चीज़ को लगाता। मम्मी अपनी सोच है, वो उनका प्यार है, पर मुझे पता है कि मम्मी ने जो मुझे भेज के रखा है कि हाँ, बच्चा कुछ कर पा रहा है। हमारे गाँव में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं अपनी खुद फैमिली की बात करूँगा, मेरे मम्मी-पापा को अभी ये भी नहीं पता है कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। बस उनको ये पता है कि लड़का पढ़ रहा है। पहले भी बोलती थी स्कूल जा रहे हो, अभी भी बोलते हैं अगर मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए तो बेटा स्कूल जा रहे हो? मैं बोलता हूँ हाँ मम्मी। तो है ऐसे बट मैं मम्मी को ये नहीं कह सकता क्योंकि उसको अगर मैं समझाऊँ कि इंजीनियरिंग ये सब है, उनको इतना ही पता है कि बेटा कुछ पढ़ रहा है। देखते-देखते मैं बिज़ी हो गया, पास आउट भी हो गया 12th के बाद, डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर भी कंटिन्यू रखा। अब मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे डिप्लोमा के बाद में बीटेक करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ करना है। और वहाँ से मेरे भैया लोग भी सोचते थे कि कुछ करो, करो, करो। अब उन लोग भी बोलते थे कुछ अच्छा कर पाओगे इफ़ यू पुश योरसेल्फ लिटिल बिट मोर। मैंने भी सोचा जो हो गया। कुछ करना है तो मैं ज़रूर प्रयास तो करूँगा ही। सो बीटेक के लिए मैं इधर भी आ गया। इन द सुरेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने दाखिला लिया और वहाँ से भी मैंने अपना जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है कंटिन्यू करते रहा और यहाँ पे गेम्स की तैयारी करते रहा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी स्टार्ट कर ली थी तो बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, असाइनमेंट, पढ़ाई करना, उस चीज़ के लिए बहुत सारे होमवर्क्स दिए आना, प्रोजेक्ट के काम्स, ये सारे पार्ट्स ऑफ द इंजीनियरिंग। ये एक ऐसा था जिसमें मुझे कंप्लीट करना होता था और उसमें सभी लोग मेरे साथ सहायता कर पाए इस चीज़ के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक्स था जिसमें ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे को खुद ही करना होता था। तो मेरी जो रात की नींद भी जो है, मैं शायद रात को 12 या 1 बजे सो पाता था, उसके बाद में सुबह तो एज़ वेल एज़ 5 बजे उठना ही है। मेरी नींद कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसा भी दिन आया कि कभी मेरे क्लास का टिफ़िन के टाइम में खाते-खाते सो गया हूँ मैं। है मुझे याद दिन। और अपने साथ में जब बाइक भी चला रहा हूँ या कभी जाते-जाते मैं पता है कि हेल्थ को रखना भी ठीक है, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह बीच-बीच में लेता था कि मुझे पता है कि सिर्फ़ मेहनत से नहीं हो पाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो गाड़ी यूज़लेस है। सो मुझे अपने आप को हेल्थ के लिए भी बहुत ही ये करना पड़ता था। डे बाय डे मेरा टाइम्स भी सामने ही गया और फाइनली 2000 में कैंसल हो गया जो मेरे इंटरनेशनल इवेंट थे ड्यू टू सम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। और ये सब प्रॉब्लम देखते थे मैंने ज़िंदगी में एक तो चीज़ बहुत अच्छा से सीख लिया था कि डिफ़िकल्टी इज़ नॉट कम्स फॉर डिस्ट्रॉय यू बट इट विल हेल्प टू रियलाइज़ योर हिडन पोटेंशियल एंड द पावर। ये लाइफ में मैंने बहुत सीख ली कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ प्रॉब्लम्स को देख के नहीं हो सकता। सो मैंने कंटिन्यू करते रहा और इवेंट जो आए थे वो 2020 इन द फर्स्ट जनवरी सॉरी सेकेंड
फरवरी को ये हुआ था, य डेट बिठाया गया था उस टाइम में। तो मैंने भी उस चीज़ के लिए करा और मेन चीज़ हो गया, मुझे वहाँ जाने के लिए लाखों रुपए की फाइनेंस प्रॉब्लम हो गई और उस चीज़ के लिए मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं थे। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राजा सर को और वन ऑफ द मतलब गुड, वेरी गुड गुड हार्ट पीपल्स ही इज़ कृष्ण प्रियो भट्टाचार्य सर जी, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ के लिए। और उनसे कुछ मुझे सोर्स मिला तो अड़ोस-पड़ोस के हमारे जो समाज के लोग थे, भाई ब्रदर्स जो भी थे और उनसे कुछ मुझे मिल सका। उसके थ्रू से मैं पहुँच गया वहाँ पर जाके। मुझे पता था कि वहाँ पे खर्चे बहुत सारे हैं और एक चीज़ मेन हुआ कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ एक गेम के लिए एंड आई वाज़ अलोन। मेरे पीछे कोई ऐसा भी नहीं था कि मेरे के सारे किट्स पकड़ने होंगे, सब कुछ करना होगा, ऑन द स्पॉट अगर कोई बुलाए तो मुझे इस चीज़ की चिंता थी। पर उस चीज़ का मुझे पूरा प्लान करना पड़ा उस चीज़ के लिए। मुसीबत का झेलना पड़ा वहाँ पर जाके। एनी हाउ मैं चला गया वहाँ पर। सीएम से हमारी ये हुई थी कि कुछ गवर्नमेंट से कुछ मिले, वो अभी तक प्रोसेस में है पर मैं उसके अनुसार अगर डिपेंड होता तो शायद मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाता। सो कुछ मदद के कारण से मैं वहाँ जा पहुँचा और जब देखा कि वहाँ पर 50 मोर देन 54 कंट्रीज़ रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट फाइटर जापान के, ईरान के, मोरक्को के, चिली के, ईरान एंड ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सो मेनी मेनी डिफरेंट कंट्रीज़। सो थोड़ा-सा मतलब अंदर ही अंदर थोड़ा-सा डर लग रहा था कि क्या होगा? आई डोंट नो। आया तो हूँ बट ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है। सो मैं कंटिन्यू रखा, गेम पहला हुआ ऑस्ट्रेलिया और मेरे बीच में। पहला मैच जीतने के बाद में दूसरा मैच जब हुआ तो एंड अनलकीली कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग कंटिन्यू कर मैक्सिमम पॉइंट थे हमारे पास। मैं भी सोच रहा था कि मैं लीड कर रहा हूँ, बट अनलकीली जजमेंट का कोई फैसला को हम टाल भी नहीं सकते थे। एंड फाइनली लास्ट राउंड में मेरा जो हुआ उस टाइम में थाईलैंड में मैं 6th पोज़ीशन में आया ओवर द 54 कंट्रीज़ एंड ये भी मुझे पता था कि मैं किक बॉक्सिंग या ट्रेनिंग कर रहा था हेल्थ वर्ल्ड में जो कर रहा था वहाँ के लिए हमारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट किए थे। वो गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके थे स्टेट लेवल में, तो नेशनल लेवल्स के लिए भी वो लोग जा रहे थे दिल्ली में। दैट वाज़ ऑल्सो द वाको इंडियन इंटरनेशनल्स किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट। तो मेरे को वहाँ पर भी जाना था और मैं वहाँ से आया था 7 को और मेरे को वहाँ पे 9 को रिपोर्टिंग था। सो मैं यहाँ से आके फिर वहाँ से फिर दिल्ली के लिए 8 को रिपोर्टिंग किया और मेरा बहुत ही लास्ट टाइम था। अगर 10 मिनट और लेट हो जाता तो मेरा शायद मेडिकल भी नहीं हो पाता और मैं उस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो भगवान को बहुत अच्छा मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द टाइम पहुँचा और मैं अपना वेट और कैटेगरी वेट करने के बाद में K1 इवेंट में मेरा सिलेक्शन ये हो गया। मेरा वेट कैटेगरी कैटेगराइज़ होने के बाद में नेक्स्ट जब गेम हुआ हमारा, तो उसमें भी मैंने गोल्ड मेडलिस्ट लेके आया। हमारा जब वहाँ से आया तो घर वालों ने काफ़ी बधाई दी, स्वागत किया, बहुत प्राउड फ़ील किया और अभी भी बहुत सारे चांसेस थे मेरे पास। इन द पैंडेमिक सिचुएशंस अभी हमारे बीच में ओलंपिक्स होने वाले थे, उसमें भी हमारे इंट्रोड्यूस होने के चांसेस थे और ईरान और जापान में भी हमारे गेम थे और इस कारण से अभी काफ़ी गेम्स जो है पोस्टपोन हो गए। मैं सोचता था कि ऐसा कैसा होगा, बहुत सोचते हैं बधाई देते हैं बट मैं अभी भी सोचता हूँ कि अभी तो कुछ नहीं है, राह अभी बहुत दूर जानी है, करना बहुत है। सब कोई बोलते हैं कि बहुत शाबाशी देते हैं, पर मुझे पता है कि इस लेवल्स में आने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और क्या कहें ज़िंदगी में वही चीज़ को बढ़ने के लिए मैं अपने आप में मेहनत किए जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि मेहनत है तो शायद कुछ हो सकता है। हम भगवान के भरोसे रह सकते हैं तो भगवान वही करेगा जो भगवान चाहता है। पर अगर हम अपने आप पर में विश्वास करते हैं कि हम कुछ करेंगे, तो शायद भगवान वही लिखिएगा जो हम चाहते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और अगेन मैं ड्रीमलैंड्स फोटोग्राफी स्टूडियो को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर दिस ग्रेटफुल अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू।